तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से ब्लॉक डायग्राम के रिडक्शन टेक्निक्स को समझते हैं और किस तरह से हम थ्रू ब्लॉक डायग्राम, थ्रू पोल्स एंड ज़ीरो सिस्टम की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं कि वेदर द सिस्टम इज़ स्टेबल और नॉट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। कंट्रोल सिस्टम किसी भी सिस्टम के बिहेवियर को बताता है कि वेदर द सिस्टम इज़ स्टेबल और नॉट, वेदर इट्स पोल्स लाइज़ लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ और राइट साइड ऑफ द ग्राफ, और किस तरह से ऑसिलेशन जो है वो सिस्टम में आ रही है या नहीं आ रही। खैर ये तो बाद की बातें हैं। तो इस वीडियो का बेसिक पर्पस यही है कि हम ब्लॉक डायग्राम के रिडक्शन टेक्निक्स को समझें। आपके सामने 4 फिगर्स देख रहे हैं आप लोग। ये फिगर्स समिंग पॉइंट को शो करती हैं। तो समिंग पॉइंट क्या होता है? समिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि एज़ अ कंपैरेटर यूज़ होता है। द पॉइंट इन द ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन वेयर मल्टीपल सिग्नल्स आर कंपेयर्ड। मतलब बहुत सारे सिग्नल्स को कंपेयर किया जाता है ब्लॉक डायग्राम के अंदर, और जैसे इसमें सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक तरफ से Z इनपुट आ रहा है और एक तरफ से Y इनपुट आ रहा है। तो Z और Y इनपुट जो है वो ऐड होके आगे आउटपुट पे जाएँगे। तो इसे कहते हैं समिंग पॉइंट। अब अगर टेक ऑफ पॉइंट की बात की जाए तो टेक ऑफ पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा एक सिंगल इनपुट को हम डिवाइड करते हैं मल्टीपल ब्रांचेज़ में। मतलब एक ही इनपुट जब हम मोर देन 1 ब्रांचेज़ में आउटपुट करवाते हैं तो उसे हम कहते हैं टेक ऑफ पॉइंट। आपका इनपुट एक ही है लेकिन आप उसको डिवाइड कर रहे हैं मल्टीपल ब्रांचेस में। तो इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं x1, x2 एंड x3, और 2 वेरिएबल्स हैं a1 एंड a2। अब इसमें x3 जो है वो आउटपुट है, जबकि जो x1 और x2 और जो 5 है वो है इनपुट। तो यहाँ पे देखें a1, x1, a2, x2 और 5 ये कंपैरेटर में जा रहे हैं। जो ऐड हो रहा है वो एडिशन की साइन है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वहाँ पे सब्ट्रैक्शन की साइन है, और उसके बाद हमें आउटपुट पे x3 की इक्वेशन मिल रही है। यहाँ पे 2 और प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। सेकंड वाली आप खुद ट्राई करिएगा कि किस तरह से होती है वो। इसमें x2 जो है हमारा आउटपुट है और x1 इनपुट है। सबसे पहले हम देंगे x1 एज़ अ इनपुट, क्योंकि हमें पता है कि x1 एज़ अ इनपुट है। उसके साथ जो है a1 और 1/b जो है वो एज़ अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले x1 का डेरिवेटिव है, देन उसकी इंटीग्रेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एरोज़ और समेशन के जो ब्लॉक्स देख रहे हैं हम समझते हैं कि किस तरह से होता है, लेकिन आप पहले वीडियो को पॉज़ करें और इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएँ, देखेंगे आप कितना सही बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने x1 लिया, फिर एक समेशन का बॉक्स लिया, उसके बाद एक डेरिवेटिव का बॉक्स लेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रही है एडिशन होके, तो एडिशन के साइन के साथ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का ब्लॉक ऐड करेंगे इसमें, जो कि रिप्रेजेंट करेगा इंटीग्रेशन को। अब सिंपल हम इनके a1 और 1/b वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इसे ऐड कर देंगे थ्रू टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट क्या कर रहा है, एक इनपुट को हम आउटपुट में भेज रहे हैं। तो देखें ये टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पे आया और उसके बाद जो है x2 एज अ आउटपुट आ गया। इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब कैनोनिकल फॉर्म, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, कैनोनिकल फॉर्म को समझना। ऐसा सिस्टम जिसमें एक फीडबैक पाथ हो, एक फीड फॉरवर्ड पाथ हो, और एक समेशन पॉइंट हो और एक टेक ऑफ पॉइंट हो, ऐसे सिंपल सिस्टम को कहा जाता है कैनोनिकल फॉर्म। जस्ट सिंपल ये होती है कैनोनिकल फॉर्म की डेफिनेशन। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, जी जो है वो डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन। एच जो है वो फीडबैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी और एच की अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो रेशो होता है C/R, और जो इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को शो करती है। मीन्स कि इसकी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उससे हम उसके पोल्स और ज़ीरोस फाइंड कर सकते हैं, देन उसकी स्टेबिलिटी का बता सकते हैं। तो इसलिए इसकी जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है ये इंपॉर्टेंट होती है, 1 ± G एंड H इज इक्वल टू 0। उसके बाद एक और टर्म आती है एरर रेशो। एरर रेशो क्या होता है कि इनपुट के सिग्नल में और जो फीडबैक सिग्नल है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, उसे हम एरर रेशो कहते हैं। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है जिसमें हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, फीड फॉरवर्ड है, कंट्रोल रेशो है एंड फीडबैक रेशो है, मोर। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सिंपल एक कैनोनिकल फॉर्म है जिसमें एक फीड फॉरवर्ड पाथ है और फीडबैक पाथ है। तो इसका जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा वो बराबर होगा GS इंटू HS। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है फॉरवर्ड ब्लॉक को और फीडबैक ब्लॉक को। उसके बाद क्या आता है, फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन। फीड फॉरवर्ड तो सिंपल हमें पता है G(S) ही है। उसके बाद हमें फाइंड करना है इसका कंट्रोल रेशो। कंट्रोल रेशो मैंने आपको बताया था आउटपुट अपॉन इनपुट, और इसमें चूँकि जो फीडबैक है वो नेगेटिव है, इसलिए इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसमें पॉजिटिव साइन आ रहा है। उसके बाद फीडबैक रेशो वो भी यहाँ पर आ गया है। इसके आप
ब्लॉक डायग्राम को देख के अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ आने लगेगी। उसके बाद 3 चीज़ें होती हैं, कैस्केड, पैरेलल और फीडबैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करने के लिए। तो कैस्केड जो होता है उसमें हम सिंपल जो है वो 2 ब्लॉक को मल्टीप्लाई करते हैं। उसका एक ब्लॉक का इनपुट दूसरे ब्लॉक के आउटपुट में जा रहा होता है, इसे कहते हैं कैस्केड। तो उसके बाद आ जाते हैं पैरेलल पे। पैरेलल में क्या होता है कि 2 ब्लॉक्स जो है, एरो की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे स्ट्रेट है, सीधे जा रही है तो वो पैरेलल है, और अगर रिवर्स में आ रही है तो वो फीडबैक है। तो ये फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं पैरेलल और फीडबैक के लिए। अब इस रिडक्शन टेक्निक्स को देखें। समिंग पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था, एज अ कंपैरेटर यूज़ होता है, जिसमें हम मल्टीपल इनपुट सिग्नल्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन हम उनसे आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो इसमें देखें, एक गेन का ब्लॉक है, वो समिंग पॉइंट से आगे, और अब हमें इसे शिफ्ट करना है इस गेन के ब्लॉक को समिंग पॉइंट से पहले। तो सिंपल हम उस गेन को मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट, और कुछ भी नहीं करेंगे। और अगर हमें समिंग पॉइंट गेन को समिंग पॉइंट के बाद रखना है तो उसे डिवाइड कर देंगे। ये अपोजिट होगा बिल्कुल, पहले है तो मल्टीप्लाई, बाद में है तो डिवाइड। अब पिक ऑफ पॉइंट। पिक ऑफ पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमें एक इनपुट सिग्नल को मल्टीपल ब्रांचेस में सेंड करना होता है तब हम पिक ऑफ पॉइंट का यूज़ करते हैं। इसमें वही है कि अगर पिक ऑफ पॉइंट को गेन के बाद रखना है तो डिवाइड करेंगे उस गेन से पहले रखना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये दो नेबरिंग समिंग पॉइंट से उन्हें एक्सचेंज करना है तो जस्ट उनके जो वेरिएबल्स होंगे वो एक्सचेंज होंगे, और कुछ भी नहीं एक्सचेंज होगा। अब ज़रा इस डायग्राम को देखिए, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि पहले आप वो रिडक्शन टेक्निक्स देखिए जो हमने अभी अभी सीखी हैं। इसमें G1 और G4 जो है वो कहाँ पर है, एज अ कैस्केड यूज़ हो रहे हैं, जबकि H1 जो है इसमें एज अ फीडबैक यूज़ हो रहा है। जबकि अगर दूसरी तरफ हम देखें तो उसमें जो G2 और G3 है वो क्या है, पैरेलल है। ये वो वाली डायग्राम है जो पैरेलल, कैस्केड और फीडबैक का मैं आपको बता रहा था। सिंपल वही यूज़ हो रहा है और कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या किया, G1 और G4 को कंबाइन कर लिया। जी टू और G3 जो है उन्हें भी हमने ऐड कर लिया क्योंकि ये पैरेलल थे। उसके बाद G1 G4 को जब हमने कंबाइन किया तो उसके बाद जो फीडबैक था वो था H1। जबकि यहाँ प्लस है तो नीचे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस आता। सिंपल हमने गेन को फीडबैक से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में, और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जो जो हमने सम किया था G2 और G3 को, वो इसके साथ क्या हो रहा है, अब कैस्केड हो रहा है। तो सिंपल हमने ये इक्वेशन लिखी। अब इस इक्वेशन को देखिए ज़रा, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल हमने फीड फॉरवर्ड वाला कैस्केड वाला फॉर्मूला लगाया है, जिसमें हमने G2 प्लस G3 को सिर्फ मल्टीप्लाई किया है। अब अगर दूसरी प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखें तो इस डायग्राम को आप देखें, जिसमें हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। अच्छा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ जो गेन होता है उसे मल्टीप्लाई करना होता है, गेन को जो फीडबैक होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। ये हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल जाता है। तो इसे फाइंड करते हैं, देखते हैं के है 1/s+1 है, उसके बाद इसके जो फीडबैक पाथ में पहले s आ रहा है, देन ओवरऑल जो है वो 0.1 आ रहा है। तो इनसे हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद फीडबैक रेशो आ रहा है, और क्लोज लूप पोल्स एंड जीरोज़ है। पोल्स एंड जीरोज़ का कुछ भी नहीं करना, आपको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी, उसे आप 0 के इक्वल रख दें बस। तो ये प्रॉब्लम आप ट्राई करें, सॉल्व करें। अगर नहीं होती तो मैं खुद आपको सॉल्व कराऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।